नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। होम्योपैथी अनलॉक के अंदर इतनी सारी सीरीज हो चुकी है। हमने पहले देखा कि होम्योपैथी आई क्यों, किसने लाई, डॉक्टर हैनेमन के लाइफ के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, हमने लॉज ऑफ होम्योपैथी के बारे में जाना, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए एक स्टार्टर्स को, उसके बारे में जाना, एक्यूट केस के अंदर केस टेकिंग, क्रॉनिक केस के अंदर केस टेकिंग कैसे होनी चाहिए। फिर हमने पोटेंसीज के बारे में जाना, सेपरेट लेक्चर मैंने एलएम स्केल पे लिया था, वो भी देखा, मदर टिंचर्स भी देखा, और अब हम लोग देखने वाले कि भाई हमने मेडिसिन सिलेक्ट तो कर दिया, दवा दी भी, अब उसको रिपीट कैसे करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको बोलते हैं आरपीडी, रिपीटेशन ऑफ डोजेस, पोटेंसी सिलेक्शन एंड डोज, ये तीनों होना चाहिए, तभी इसको बोलता है पूरा प्रिस्क्रिप्शन। यदि आप कोई किसी को दवा देते हैं, जैसे एपिस्टेनम दिया, तो आप कितनी बार देंगे उसको, कैसा करेंगे, क्या देने के बाद एक होम्योपैथ को क्या देखना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियो हमारा पूरा देखिए। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके कमेंट्स से हमको प्रोत्साहन मिलता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको मैसेजेस आते रहे। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं, तो यदि आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं, वहां पर भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि फलानी मेडिसिन हमने दी किसी पेशेंट को या हमने खुद ने ली, तो रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन का कोई उसूल है क्या, कोई डायरेक्शन है क्या? तो जी हां, नेवर रिपीट अ रेमेडी व्हेन द पेशेंट इज इंप्रूविंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने सांस के लिए कार्बोवेच दिया, कार्बोवेच 30 दिया, और वो पेशेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो ने अभी पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, दवा लग गई और दे दो, बिल्कुल ये गलती मत करना, ये गलती नहीं करना। जब तक इंप्रूव हो रहा है तब तक इंप्रूव होते रहने देना चाहिए। इसीलिए बहुत बार हमको इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना कि ये जो सेंटेंस है, दिस इज फिलोसॉफिकली वेरी करेक्ट, बट प्रैक्टिकली पेशेंट जब आपके घर में रहता है और आपके निगरानी में नहीं रहता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो मेरे को पेशेंट दिख रहा है कि भाई इंप्रूव हो रहा है, तो तब तक तो मैं नहीं दूंगा, उसके बाद दूंगा कि भाई इंप्रूवमेंट स्टैटिक हो गया है तो अब दूंगा। बट घर में क्या होता है, या हमने दवा दे दी, एक्यूट की बात कर रहा हूं, तो पेशेंट 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से लेते रहेगा, वो इंप्रूव हो भी गया, हो ही रहा है, तब भी वो लेते ही जा रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिकली। बट आइडियल सिचुएशन में नेवर रिपीट अ रेमेडी व्हेन द पेशेंट इज इंप्रूविंग। ये क्रॉनिक केसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सल्फर आपने दे दिया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो अब सल्फर 200 दे दिया आज, अब कितने दिन बाद आपको सल्फर 200 वापस रिपीट करना है, तो सल्फर का एक्शन एक इंसान के अंदर 10 दिन का हो सकता है, दूसरे के अंदर 3 महीने का हो सकता है, और तीसरे के अंदर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। सो टिल द पेशेंट इज इंप्रूविंग, डू नॉट रिपीट द ड्रग। ये आइडियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स खास करके। दूसरा, नेवर चेंज द रेमेडी व्हेन द एलिमिनेशंस हैव स्टार्टेड। यदि एक पेशेंट है जो बहुत ही शांत रहता है, ये है, मायूस है, जो उसके बाद हो रहा है, डिप्रेशन का पेशेंट है, और आपने फॉर एग्जांपल एक दवा दी, फॉर एग्जांपल मेडोनिम दे दिया, जो भी आपने बाकी कंसिडर किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेडोनिम दे दिया, और ये अचानक ही पेशेंट गाली बकने लगा, गुस्सा करने लगा, तो एक अच्छी साइन है एक्चुअली। वो बोलने तो लगा, दिमाग से बाहर तो निकालने लगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, मेंटल एलिमिनेशन हुआ, रोने लगा। किसी को खांसी हो रही थी, ड्राई खांसी, आपने एंटीबायोटिक दिया, डॉक्टर साहब अभी तक तो खांस के परेशान हो गया, अब आपने जो दवा दी, खांसी थोड़ी कम हुई, लेकिन अब बलगम निकलने लगा, तो अच्छी चीज है, एलिमिनेट हो रहा है। और अगर हो रहा है मतलब आपकी रेमेडी भी करेक्ट थी, पोटेंसी भी करेक्ट थी, बस अब एक गलती मत करना, उसको रिपीट मत करना, उसको निकलने दो बाहर। जब तक नहीं निकलता, डॉक्टर साहब अब नहीं, 3-4 घंटे तो अच्छा से निकला, अब वापस पुरानी जैसी खांसी आ गई, तो अब टाइम आ गया वापस एंटीबायोटिक देने का।
तो ये है नेवर चेंज द रेमेडी व्हेन द एलिमिनेशंस हैव स्टार्टेड विद, एंड एलिमिनेशंस कैन बी स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल, तीनों लेवल पे आ सकते हैं. नेवर चेंज द रेमेडी व्हेन द लॉज ऑफ क्योर आर बीइंग फॉलोड. यदि कोई हमने जब लॉज की बात कर रहे थे तो हम जब भी पेशेंट को ऐसी कोई दवा देते हैं जहां हम लोग उद्देश्य रखते हैं कि उसको क्योर करने का, मतलब जड़ से सारी की सारी बीमारियां उसके जो शरीर में या मन में है वो निकालने के लिए, तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसको बोलते हैं हेरिंग्स लॉज ऑफ क्योर. मतलब पुराने सिम्टम्स फिर से आने लगेंगे और फिर वो रहेंगे कुछ देर और अपने आप चले जाएंगे. अंदरूनी सिम्टम्स बाहर आने लगेंगे कि सब पहले को मेरे को दमा था, अब दमा तो कम हो गया लेकिन खुजली चालू हो गई, पता नहीं इतनी सारी खुजली क्यों हो गई. वो खुजली मुझे कॉलेज डेज में थी, इतने साल से तो पता ही नहीं था. अब आपने जो दवा दिया सांस में तो बहुत राहत हो गई और अब खुजली चालू हो गई. मतलब दिस इज आई एम फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ क्योर. और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं रिपीट करूंगा उस पेशेंट के लिए, मुझे रुक जाना चाहिए. केंट ने कहा है कि Kent says the remedy should be repeated with the same potency twice and then a higher potency in series. अच्छा, कुछ रिपीटेशंस के बारे में केंट का एक अलग सा सुझाव है. ये हैनिमन साहब ने कहा था, जो बोला केंट साहब ने कुछ केसेस के लिए, खास करके ऑटो इम्यून डिजीज केसेस है, ये SLE है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वात है, ये बड़े कठिन केसेस रहते हैं, और या ड्रग्ड केसेस है जो आपके पास आया है, घूम घाम के सब जगह पर घूम घाम के आया है और उनको बहुत सारी बीमारी है. तो ऊपर के जो हमने स्टेटमेंट्स कहे थे ये वर्जन केस के लिए, भाई मेरे पास पहली बार वो केस आया है, वो सिर्फ होम्योपैथी लेने का आया है, आइडियल केस है और हम होम्योपैथी दे रहे हैं. बट हम ऐसा थोड़ी होता है प्रैक्टिकल के अंदर. प्रैक्टिस के अंदर तो आपके पास के पेशेंट कहां से आता है और किस तरह से किस अवस्था में आता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी सब लेके आता है या ले रहा होता है, और एक एक दवा नहीं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7 दवा. तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको एक मिक्स पिक्चर मिलता है. तो अब ऐसे में क्या करोगे? तो केंट साहब का एक सुझाव है कि आपने सपोज एक पेशेंट को कोई ड्रग सिलेक्ट किया, तो आप एक ही डोज में उसको असर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ऐसे मिक्स्ड केसेस के अंदर, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड केस बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स केस बोलते हैं, ऐसे केसेस के अंदर आपको एक ऑक्टेव स्केल, जैसे म्यूजिक में रहता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसी तरह से आप लो पोटेंसी चालू करेंगे और धीरे धीरे हर 2 हफ्ते में या हर हफ्ते में या हर महीने में आप पोटेंसी, वही मेडिसिन को आप मेडिसिन चेंज ना करते हुए, चाहे नेक्स्ट फॉलोअप कुछ भी हो, आज मैंने बेलेडोना दिया, फिर बेलेडोना का फॉलोअप कुछ भी हो, किसी को एग्रवेशन होता है, किसी का बिल्कुल ठीक हो जाता है, कुछ भी हो, फिर भी नेक्स्ट आज मुझे बेलेडोना 30 दिया तो अगले महीने मुझे बेलेडोना 200 देना पड़ेगा, उसके 2-3 महीने बाद बेलेडोना 1M, उसके 2-3 महीने बाद बेलेडोना 10, ऐसे पूरा बेलेडोना की फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए ताकि पूरी तरह से उसका जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो जड़ से निकल जाए. ये केंट का सुझाव था और कुछ पेशेंट्स के अंदर हमको ये यूज करना पड़ता है. बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है, खासकर ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर एंड कैंसर्स के अंदर हम लोग इस थियोरी को वापरते हैं. बिकॉज हमारे पास कैंसर्स के पेशेंट आते हैं बहुत सारे कीमोथेरेपी ड्रग लेके, इम्यूनोसप्रेशंस लेके. अब इसके अंदर इतनी शक्कर की गोली होम्योपैथी क्या काम कर सकती है? एक ही डोज में नहीं हो सकता वो. तो इसीलिए हमको उनको देते रहना पड़ता है कंटिन्यूस मेडिसिन ऑन अ रेगुलर बेसिस, पीरियोडिक बेसिस, लेकिन हायर पोटेंसी में. कैसे पता चला कि हमने अब दवा दिया तो क्या एक्सपेक्ट क्या करूंगा मैं? सबसे पहले साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट जो है दिखेगी वो है इंप्रूवमेंट द स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन एंड माइंड. डॉक्टर साहब खांसी तो है लेकिन कल की जैसी मेरी जो अवस्था थी, मेंटल स्टेट, अभी जरा अच्छा लग रहा है, यानी मैं अच्छा फील कर रहा हूं. भले खांसी है, भले आप मेरे को दवा लूज मोशंस के लिए दिए, लूज मोशंस कम हुए है अभी भी, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे अच्छा लग रहा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, मुझे अच्छा लगना. मेरा हाथ को फ्रैक्चर हुआ तो मेरा हाथ बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं. और मैं रोते रहूंगा, अरे यार क्या हो गया, मैं ही क्यों था, ये मेरा हाथ, अब मैं कैसे जिंदगी कैसे निकालूंगा? तो मैं ही बीमार हो गया ना. हाथ बीमार था, फ्रैक्चर हुआ, वो अपने अपने टाइम पे भर जाएगा, लेकिन मैंने इसको मन में इतना ले लिया तो मैं खुद बीमार बन गया. मैंने इसको अलग नहीं किया कि हाथ है, ठीक है, फ्रैक्चर है. उसी तरह से हर पेशेंट एक कोई छोटी छोटी सिम्टम्स को इतना गहरा ले लेता है कि वो खुद बीमार हो जाता है.
तो अगर आपने कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन दी फॉर वॉट एवर रीजन, अगर पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उपलब्धि है कि बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन ने काम तो किया। हाँ, सिम्टम है लेकिन पूरी तरह से गया नहीं, चलेगा। लेकिन कई सारे होम्योपैथ इतने चढ़ जाते हैं ये सिम्टम ये सुन के, अरे वाह डॉक्टर साहब एक ही दवा में हमने ठीक कर दिया। ठीक नहीं किया, उसको सिर्फ अच्छा लगा। उसका मतलब आपको सब दवा रोक नहीं लेने का है, उसको फॉलो अप पे रखना है कि कब तक वो अच्छा ही उसका मेंटेन रहती है। अगर वो डिप होने लगता है तो फिर उसको आपको रिपीट करना पड़ सकता है दवा। सेकेंड इज नॉन अपियरेंस और न्यू सिम्टम या अनयूजुअल सिम्टम। आपने अगर क्या बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नहीं सर्दी खांसी है, उसको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है और आपने कोई वजह से एक दवा दिया है जिसका नाम है कैप्सिकम। कैप्सिकम सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है, खास करके कान के लिए। तो सर्दी खांसी है और ये बंदे का कान बहुत दुखता है, जब भी सर्दी होती है तो कान बहुत दुखता है और आपने फॉर सम रीजन कैप्सिकम दिया। अब उसको नया सिम्टम चालू हो गया और वो है कि जहां भी आपने भी प्रेस किया तो उसको धड़ 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 गैस चालू हो जाता, गैस पास हो गई। अब ये उसको पहले जिंदगी में कभी सिम्टम था नहीं, बट ये दवा देने से आपने सिर्फ 30 पोटेंसी के 2-3 डोज दिए कैप्सिकम का, और जब भी वो लैट्रिन करने को बैठता तब खांसी आती है, जब भी आपने उसको दबाया इधर उधर तो गैस पास होता है। तो ये भी ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर हुआ यू शुड वेट एंड वॉच। आपको वापस देखना पड़ेगा कि शायद कैप्सिकम ही दवा सही है कि मुझे और कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि एक्यूट केसेस के अंदर एक अगर सही दवा है तो वो एलिमिनेशन लाएगी। एलिमिनेशन मतलब बॉडी प्रयत्न करेगी अपनी बीमारी को फेंकने की बाहर। वो स्पिरिचुअल प्लेन में हो सकता है, मेंटल प्लेन में हो सकता है और फिजिकल प्लेन में हो सकता है। स्पिरिचुअल प्लेन के अंदर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं इतने टाइम से, मुझे पता है मैं गलत काम कर रहा हूं, ठीक है, मुझे आज डायबिटीज है, मैं डायबिटीज के लिए होम्योपैथ के पास गया मेरा शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं एक जो काम कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, काफी गलत तरीके से कर रहा हूं, मुझे मेरा मन जानता है, बट ठीक है सब गाड़ी चल रही है, चलने दो चलने दो चलने दो। अब अगर ये बंदे को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दी, ठीक है, डायबिटीज के लिए दिया ना, डायबिटीज का पेशेंट है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर कर दिया, तो वो धीरे धीरे उसको एहसास होगा कि मैं क्यों कर रहा हूं यार ये गलत काम। देखिए आया था वो डायबिटीज के लिए होम्योपैथ के पास, उसको कोई वो जो स्पिरिचुअल है उसे बताया भी नहीं होम्योपैथ को कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं बिजनेस में, मेरा बिजनेस बूमिंग है लेकिन फलानी वजह से, और वो मेरे मन में खटकता है, बट मैं चुपचाप था बिकॉज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद मुझे वो एहसास होगा कि नहीं बस कर यार, ट्रूथ सेट्स अस फ्री, ये शब्द आपने सुना होगा, ट्रूथ सेट्स अस फ्री, मीनिंग दे बाय कि मैं अब बोल दूंगा हाँ यार मैं गलत कर रहा हूं, माफ कीजिए सॉरी। ये स्पिरिचुअल एलिमिनेशन हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है होम्योपैथी की। देखिए दूसरी कोई मुझे याद नहीं है कि कोई मेडिसिन ऐसी है जो स्पिरिचुअल लेवल पे एक झूठे को सच्चा बनाना सीखा है, बट बहुत बार ऐसा होता है जब पेशेंट अभी तक इतने साल तक कोई चीज को बंद ये करके रखा, अब उसको एक टाइम ऐसा था आई शुड ओपन अप, माफी मांग लेना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए एंड आई शुड बी फ्री, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये जो हिम्मत, ये जो करेज आती है, दैट इज स्पिरिचुअल एलिमिनेशन एंड इट्स वन ऑफ वेरी वेरी गुड उपलब्धि अचीवमेंट्स ऑफ अ करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन। बाकी तो ठीक है, क्या बोलते हैं मेंटल प्लेन के अंदर रोना हो गया, हंसना हो गया, बोलना हो गया, जो लोग शांत रहते थे, बहुत बार वाइफ्स आती है साहब ये तो हस्बैंड मेरे तो कभी बात ही नहीं करते, मेरे को कुछ बताते ही नहीं है, ऊपरा ऊपरी बात करते हैं और मैं बहुत बातों नहीं है, होता है ऑफ कोर्स वाइफ के सामने सभी हस्बैंड को चुपचाप होना पड़ता है, लेकिन कुछ शेयर नहीं करते। ड्रग लाइक थूजा अगर दे दो, धीरे 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 हस्बैंड स्टार्ट्स ट्रस्टिंग एंड वो बातचीट करने लगा। इट्स एक्चुअली मेंटल एलिमिनेशन। फिजिकल एलिमिनेशन हो सकता है पसीना छूटना, जिनको बहुत सारे पसीना नहीं आते, यूरिन की क्वांटिटी कम होती है तो वो फ्लो बढ़ जाना, गैसेस पास हो जाना, कोई भी हिसाब से
शारीरिक एलिमिनेशन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ नहीं, काफी लोगों के अंदर अगर करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, करेक्ट पोटेंसी है, तो इनिशियल थोड़े बहुत जो सिम्टम आप जिसके लिए, वो थोड़ा 1-2 दिन के लिए बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। तो देयर इज एन अर्ली एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम्स एंड देन बेटरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जो प्रेजेंट सिम्टम्स है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। जैसे अभी एक पेशेंट आपके पास बीपी के लिए आया है और उसको एक जमाने में अस्थमा हुआ करता था, दमा हुआ करता था, अभी नहीं, अभी भी उसका बीपी कम हो जाएगा लेकिन सांस चालू हो जाएगी। वैसा अस्थमा नहीं जैसा वो उसका पूरा होता है, लेकिन हाँ अस्थमा के लक्षण तो आएंगे जरूर। तो डॉक्टर साहब अभी तो इतनी ठंडी भी नहीं है, बारिश भी नहीं, मेरे को बारिश में अस्थमा हुआ करता था। भले बारिश हो ना हो लेकिन वो अस्थमा आएगा, मतलब कि आपका साइन ऑफ इंप्रूवमेंट है। दोस्तों ये होम्योपैथी मेडिसिन की खूबी है, इसी के वजह से होम्योपैथी आपको लेना चाहिए। और अब तो एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी है, हम लोग तो पेपर भी दिखा देते हैं। ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूं एविडेंस पे आ चुका है। यदि इसके बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।